तो आप सभी का स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम अनाउंस हो चुके हैं और बहुत ही जल्द आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं। 25 सितंबर से इस बार मिड टर्म एग्ज़ाम है। तो आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तैयारी चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और अच्छे से करवाने के लिए हम लेके आए हैं आज आपके लिए मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 का जो 8th क्लास का साइंस का पेपर आया है उसको पूरा सॉल्व करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो वो आप देखोगे तो आप आसानी से अपने इस बार के पेपर में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल मार्क्स जो है वो 60 मार्क्स का पेपर होता है मैक्सिमम मार्क्स, और टाइम आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं। और इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 3 खंड क, ख और ग में विभाजित होता है। सारे प्रश्न आपको करने हैं। अब जो क है, क में सिर्फ एक प्रश्न होता है जिसमें 1 से लेकर 12 तक भाग हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के, मतलब या तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। फिर 2 से लेकर 11 तक ये लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 2 और 3 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। और जो आपका खंड ग है, इसमें 12 से 15 तक टोटल 4 प्रश्न यहाँ हो गए, 10 प्रश्न इसमें हो गए और 1 प्रश्न इसमें। तो टोटल 15 प्रश्न आपका इस तरह से बनता है। ओवरऑल चॉइस नहीं रहती, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है। अब उसी को देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं खंड क। और आपने अगर इस चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इस पे हम जो पिछले साल के, ये तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर लास्ट ईयर का और उससे पहले साल का भी हम जल्दी ही लेके आएंगे, ताकि आपकी तैयारी रेगुलर हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सको। तो पहला क्वेश्चन जो था, पहला था निम्नलिखित। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रश्नों को निर्देशानुसार करना है, कि जो निर्देश दिया है वो आपको बताना है। तो पहला है ध्वनि निर्वात में, ध्वनि यहाँ डैश था, फिल इन द ब्लैंक्स में संचरित नहीं हो सकती, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्वात। तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, तो ये निर्वात सही लिखा है। फिर है पेट्रो रसायन क्या होते हैं? तो पेट्रो रसायन जो भी पेट्रोलियम पदार्थ से जो भी रसायन प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेट्रो रसायन। जो हमने पेट्रोलियम से 7 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं ना, जिसमें पेट्रोल, डीजल, मोम, बिटुमिन, ये सब क्या कहलाते हैं? पेट्रो रसायन। ठीक है। अब है एक प्रतिजैविक का उदाहरण है। अब प्रतिजैविक के उदाहरण आपने 3 पढ़े हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो और कौन कौन सा पढ़ा है आपने? स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ़ा है, टेट्रासाइक्लिन पढ़ा है, पेनिसिलिन पढ़ा है, एरिथ्रोमाइसिन पढ़ा है। इसमें से कोई सा भी आप एक प्रतिजैविक का उदाहरण दे सकते हो उसमें। फिर है ईस्ट श्वसन के दौरान ऑक्सीजन उत्पादित करता है। तो सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है, क्योंकि ईस्ट श्वसन के दौरान क्या उत्पादित करता है? तो ईस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या उत्पादित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? अब देखो, ध्वनि की प्रबलता को हम देखें तो ये आपका डेसिबल में या फिर ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर होती है? आयाम पर निर्भर होती है। ये भी आप इसमें लिख सकते हो। अगला है PCRA। ये 5 तक हो गया था आपका। छठा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो PCRA का फुल फॉर्म, जो 6th क्वेश्चन है, PCRA का फुल फॉर्म आपको पता है? PCRA क्या होता है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, PCRA। तो आप ध्यान रखना, LPG, PCRA और CNG, इसमें से एक न एक आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। तीनों को अच्छे से लर्न कर लो। अगला है जंतुओं में किसी एक रोगजनक का नाम लिखना है। तो रोगजनक, आपको जंतु मतलब जो आपके जानवर हैं उनमें कौन कौन सा होता है? तो कोई सा भी आप लिख सकते हो। वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं, और वायरस लिख दो, जैसे फुट एंड माउथ, मुंह और खुर का जो बीमारी होती है वो आपका जंतुओं में होती है। नेक्स्ट है वायु में जलने पर कोयला कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो कोयला कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है
बिटुमिन एक प्रकार प्राकृतिक गैस का संघटक है, तो ये सही है या गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि ये पेट्रोलियम का संघटक है, तो बिल्कुल ये असत्य है। फिर 10वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव केवल एक कोशिक होते हैं, तो ये भी असत्य है, क्योंकि सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी होते हैं, बहुकोशिक भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कहा गया, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ध्वनि कंठ के द्वारा। ठीक है, ये जिसे हम वाक यंत्र भी कहते हैं, आप वो भी लिख सकते हो, दोनों उत्तर सही है। अगला है, अब ये जो अभी तक जो प्रश्न थे वो सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे, 12 क्वेश्चंस, और 12 नंबर का आपका पहला सेक्शन था। बहुत इजी है, आप इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे इस बार भी एग्ज़ाम में, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। थोड़े से आप अच्छे से ध्यान देके आप इजीली कर सकते हो। अब खंड ख की अगर हम बात करें, तो खंड ख में पहला क्वेश्चन है, विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो अब आपको पता है विषाणु क्या होते हैं? अकोशिकीय। कैसे होते हैं? अकोशिकीय जीव होते हैं, और बाकी सभी जीवों में कोशिकाएं होती हैं। पहला सबसे मेन डिफरेंस जो है वो वही होता है। और विषाणु जो है वो अपना पोषण दूसरों से प्राप्त करते हैं। और इधर इसका अथवा में आप दे सकते हो, विषाणु से होने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम। तो बहुत सारे रोग आपने पढ़े हैं, जो अभी हाल फिलहाल में आया है आपका कोविड, ठीक है, कोविड-19 आप दे सकते हो। इसके अलावा पोलियो, ठीक है, एड्स, और स्मॉल पॉक्स है जिसे हम चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आप लिख सकते हो, या जो चेचक जिसे हम कहते हैं वो भी आप लिख सकते हो। तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन में 2 अंतर। तो पहला क्या है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन कभी समाप्त नहीं होंगे, और क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन मानव द्वारा नहीं मानव क्रियाकलापों से खत्म नहीं होंगे। उदाहरण आप दे दो दूसरे में। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण हो गया आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। और क्षय होने वाले में आपके पेट्रोलियम, कोयला, ये सब उदाहरण हो गए आपके क्षय होने वाले के। अब है, आवृत्ति ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित करती है, तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल, आवृत्ति अगर अधिक है तो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि तीक्ष्ण ज़्यादा होगा। जितना ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी, ध्वनि उतना ही ज़्यादा तारक होगी, मतलब तीक्ष्ण होगी, तीखी ध्वनि होगी। और जिसकी ध्वनि जो है तीक्ष्णता या आवृत्ति कम होगी, तो ध्वनि कम तीक्ष्ण होगी, मतलब आवाज़ थोड़ी भारी होगी। पतली होगी अगर आवृत्ति अधिक होगी, आवाज़ भारी होगी अगर आवृत्ति कम होगी। अगला है, अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि क्या होता है? जो ध्वनि हम नहीं सुन पाते। और आपको पता है अश्रव्य ध्वनि हम किसको कहते हैं? ऐसी ध्वनि जो हम नहीं सुन सकते, और इसमें 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हम लोग सुन सकते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है उसको हम कहते हैं अश्रव्य ध्वनि। यही आपको यहाँ पे लिखना था। फिर है, खाद्य परिरक्षण के 2 उपाय। खाना के परिरक्षण करना है तो 2 उपाय बहुत आसान है आपका, जो नमक का इस्तेमाल करना, चीनी का इस्तेमाल करना, और ये 2 से आप दे सकते हो। या जो सिरके का इस्तेमाल करता है, एसिड का इस्तेमाल करके भी उसको बचा सकता है। अचार को आप तेल के अंदर रखते हो, उससे भी आप ऑक्सीजन का सप्लाई कट करके बचा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई 2 आप बता दो। और खाद्य विषाक्तन का कारण क्या हो सकता है? तो खाद्य विषाक्तन का कारण हो जाएगा, जो खाद्य पदार्थ है उसमें सूक्ष्म जीव, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, उनकी वृद्धि हो जाना। उसके कारण से वो कुछ रसायन रिलीज़ करता है, बनाता है, जिसके कारण खाद्य हमारा विषयुक्त हो जाता है। वो खाना खाने से हमारा शरीर बीमार हो जाता है, उसे हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं। उसके बाद है, कोयले के कोई 2 उत्पाद। 7th क्वेश्चन है, कोयले के कोई 2 उत्पाद आपको बताने हैं। अब आपको पता है कोयले के कोई 2 उत्पाद, कोयले से आपने दो तीन पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा आपने कोक, ठीक है, इसका उपयोग इस्पात निर्माण में होता है। और एक आपने पढ़ा है कोल तार। कोल तार में तो आपको 200 से अधिक मिक्सचर होते हैं, जिसमें पेंट, विस्फोटक ये सब बनाने का काम आता है। तो 2 ही उत्पाद लिख दो, इसके उपयोग लिख दो। तीसरा 8वां क्वेश्चन है, पर्यावरण। अब अभी तक जो था आपका, देखो 2 से लेके 7th क्वेश्चन, तो टोटल जो ये 6 क्वेश्चन, ये कितने मार्क्स के थे? 2 मार्क्स के। अब आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 2 मार्क्स के भी कितने? 12 हो गए ना, 6 दूना 12 नंबर के।
अब है 8वां क्वेश्चन, पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीव कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बहुत हमने पढ़ा था कि पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं जीवों को, हमारे आसपास के वातावरण को साफ करते हैं, कचरे को साफ रखते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सूक्ष्म जीव जो है वो पर्यावरण शुद्धिकरण में भूमिका निभाते हैं। अब इसमें अथवा दिया है, तो अथवा वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक करना है। जैसे छठे में आपको अथवा यहाँ दिया हुआ है, इसमें और इसमें अथवा दिया है, तो दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना। अब ये पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीव कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसका अथवा में दिया हुआ है हमें पॉलीथीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप आसानी से इसके प्रयोग लिख सकते हो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है 9वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अथवा दिया है। देखो 9वां क्वेश्चन या तो ऊपर या नीचे वाला करना है। ऊपर है ईंधनों का उपयोग तभी करें जब आवश्यक हो। तो अब ऐसे करेंगे तो क्या क्या परिणाम होंगे। तो ईंधन की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी, साथ के साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी साफ़ रहेगा। अगर हम कम से कम पॉल्यूशन करेंगे, ईंधन ज़्यादा उपयोग करेंगे तो पॉल्यूशन अधिक होगा, और अगर कम ईंधन का उपयोग करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। तो और हमारे लिए पैसों की भी बचत होगी, सोर्सेस जो संसाधन है उसकी भी बचत होगी। और ईंधनों का जलना किस प्रकार वैश्विक उष्णन से संबंधित है। और जैसा हमने पढ़ा कि जो ईंधन है, ईंधन जलने से क्या होता है, ऊष्मा निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, जो सूर्य की किरणें हैं उसको ट्रैप करके, उसको जकड़ के रख लेता है, जिसके कारण जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और इसी प्रकार ईंधन के जलने से वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन से। 10वां क्वेश्चन है, एक वस्तु 20 बार दोलन 20 सेकंड में करती है, तो आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति होता है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या। तो 20 दोलन 20 सेकंड में करती है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 दोलन। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो 20 दोलन और 20 सेकंड, तो 20 को 20 से करोगे तो 1 आंसर आएगा, तो 1 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, ढोल की और सीटी की ध्वनि आवृत्ति के आधार पर किस प्रकार भिन्न होती है। तो ढोल की आवृत्ति कम होती है, सीटी की आवृत्ति अधिक होती है। और अगर आपसे यहाँ आयाम पूछ लिया जाता तो ढोल का आयाम अधिक होता है, सीटी का आयाम कम होता है। अब ये क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन काफ़ी आसान है। एक प्रोटोजोआ और एक कवक का आपको चित्र बनाना है। तो कवक का कभी भी आए तो आप पेनिसिलियम का आसानी से बना सकते हो, एस्परजिलस का बना सकते हो, और प्रोटोजोआ में आप अमीबा या पैरामीशियम में से किसी एक का बना सकते हो। कवक के 3 उदाहरण आपको देना हो तो ईस्ट, जिसे हम खमीर कहते हैं, इसके अलावा पेनिसिलियम हमने पढ़ा था जिससे पेनिसिलिन बना था, और बताओ एक, तो कवक के ईस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस, ये सारे किसके उदाहरण हैं, कवक के। और मशरूम, ये भी कवक का उदाहरण है। ये था आपका सेक्शन बी। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। इसमें सभी प्रश्न आपके जो 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न 6-6 मार्क्स के हैं, जिसमें पहला आपका मिलान है। इसमें कॉलम ए के साथ कॉलम बी का मिलान करना है। अब कॉलम पहला दिया हुआ है, जैसे देखो वीणा, वीणा का क्या होगा, तो वीणा, तबला, पराश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य, श्रव्य और अप्रिय ध्वनि। तो अब अगर हम देखें इसमें, यहाँ पे आपको अच्छे से दिया हुआ है, तो सबसे पहले पराश्रव्य, जो आपको पहले पता हुआ, देखो पराश्रव्य ध्वनि क्या होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि। तो पराश्रव्य ध्वनि का कौन सा हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अश्रव्य क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से कम मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज, ये हो जाएगा 1। अब है श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि का आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये 3 हो गए। अब अप्रिय ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तो अप्रिय ध्वनि को हम कहते हैं शोर। फिर है तबला और वीणा। तो तबला में आवाज़ कैसे आती है, उसमें झिल्ली तानित होती है, और वीणा जो है उससे आपका बनता है तानित डोरी होती है। तो इस तरह से आपके ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और अथवा में आपको दिया हुआ है मानव कर्ण का चित्र बनाना है और 2 भागों के कार्य भी बताने हैं, और हम ध्वनि कैसे सुन पाते हैं इसका वर्णन करना है। तो इसमें आपको मानव कान का चित्र बनाना है
और नामांकित करना है। ये ध्यान रखना इन दोनों में से कोई एक ही करना है, तो ऊपर वाला ज़्यादा बेटर है, वो आसानी से कर सकते हो। और ध्वनि कैसे सुन पाते हैं, तो आपको पता है ध्वनि जो है हमारे कानों द्वारा, वो जो बाहरी कान है कर्णपटल पे पड़ता है, उससे वो अंदरूनी सतह तक जाता है और वहाँ पे एक झिल्ली होती है, वह झिल्ली कंपित करती है और कंपन से ध्वनि जो है वो हम सुन पाते हैं, और वो मस्तिष्क जो है उस ध्वनि को तक भेजा जाता है और मस्तिष्क के द्वारा हम उस ध्वनि को इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं कि किस प्रकार की ध्वनि है। अब 13th क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ, जब वो मृत तो शरीर में जम कर गए। तो ये आपको पेट्रोलियम के निर्माण के बारे में बताया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेट्रोलियम की विशेषताएं क्या हैं। तो पेट्रोलियम क्या होता है, अगर आप देखें 4 ऑप्शन, तो पेट्रोलियम की विशेषताएं क्या है, गहरा रंग होता है, तेलीय द्रव होता है, अप्रिय गंध होता है। तो उपरोक्त सभी, तो ये सभी चीज़ें होती है पेट्रोलियम में। गाढ़ा कलर का काला द्रव होता है, तेलीय द्रव, और गंध बहुत अप्रिय होती है इसकी। दूसरा इसके साथ क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये ध्यान रखना, ये MCQs है और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। फिर आपका पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को पृथक करने के प्रक्रम को, पेट्रोलियम के अलग अलग संघटक को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं परिष्करण, पेट्रोलियम का परिष्करण। ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो बहुत आसान है इस तरह क्वेश्चन। फिर तीसरा देखो, इसमें कहा गया है निम्न में से कौन पेट्रोलियम का संघटक नहीं है, प्राकृतिक गैस, डीजल, LPG, मिट्टी का तेल। तो आपको पता है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम का संघटक नहीं है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। ये भी आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर है, अच्छा ये ध्यान रखना, अब तीसरे क्वेश्चन में आपको चॉइस दी है, तो या तो आपको ये वाला करना है या अब अथवा में ये दोनों नहीं करना है, कोई एक करना है। अब इसमें दिया हुआ है डैश पेंट व सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है पेट्रोलियम का एक उत्पाद होता है बिटुमिन, बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है सड़क बनाने के लिए। ये तो आपका, तो दोनों में से कोई एक करना है आपको, या तो ये वाला या ये वाला। अगला है 14th क्वेश्चन, ये भी आपको इसी तरह से दिया हुआ है कि पौधे भोजन बना सकते हैं, मानव जंतु अपना भोजन नहीं बना सकते, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उन पर निर्भर करते हैं। तो ये आपका थोड़ा पिछले चैप्टर से, जो 7th क्लास है वहाँ से ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है आपका पुराने क्लास से, क्योंकि आप 8th क्लास में हो, तो 7th क्लास का भी थोड़ा बहुत टॉपिक आपको ध्यान होना चाहिए, उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कहा गया है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वपोषण। ये आपके 8th क्लास में नहीं है, लेकिन ये 7th क्लास के टॉपिक से आया हुआ है, तो बिल्कुल 7th क्लास के टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर दिया हुआ है जंतु पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो जंतु पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं विषमपोषी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर है कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण वीनस फ्लाई ट्रैप भी है, सनड्यू भी है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोनों, ए और बी। फिर परपोषी, परपोषी का उदाहरण है अमरबेल, परपोषी पादप होता है अमरबेल। ठीक है, और इसमें बाकी जो है घटपर्णी आपका हो गया कीटभक्षी पादप, और मशरूम हो गया मृतजीवी पादप। अब 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं क्या हैं। ये भी आपका 7th क्लास और 6th क्लास से थोड़ा बहुत टॉपिक से आया है, तो इसमें भी आपको पुराने चैप्टर्स को भी ध्यान रखना है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मरुस्थलीय पौधों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो पत्तियां जो हैं वो किस में परिवर्तित, कांटों में परिवर्तित हो जाती है ना, कांटों को हम कहते हैं शूल, तो इसका सही हो जाएगा पत्तियां शूल में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर है मरुस्थलीय पौधे के विषय में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश संश्लेषण तने में होता है, तने मोटी और मोमी परत से नहीं ढका होता, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, या उपरोक्त सभी। तो वाष्पोत्सर्जन तो बिल्कुल इनमें कम होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। परत से ढका होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो सही उत्तर है, क्योंकि पत्तियां काफ़ी कम होती है और कांटों में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में ही होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है नागफनी में पत्ते जैसी संरचनाएं वास्तव में शूल क्या होती हैं, वो शूल हैं।
अच्छा नहीं, इसका सूल नहीं होगा, पत्ते तो सूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन नागफनी का अगर पौधा देखोगे आप तो उसमें जो आपको लगता है, जैसे इस तरह का पौधा होता है ना आपका, जिसमें यहाँ यहाँ कांटे लगे होते हैं, तो पत्ते तो इसमें कांटे में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये आपको हरा दिखाई देता है इस तरह का पार्ट, तो ये ऐसा एक्चुअल में क्या होता है, तना। ठीक है, ये होता है तना। अगला है सजीवों को पोषण की ज़रूरत क्यों होती है? वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, मरम्मत के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये आपके 60 नंबर का पेपर था। काफ़ी इजी पेपर आता है आपका, थोड़ी सी तैयारी करो तो आप आसानी से कर सकते हो। और इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको 7th क्लास का पोषण वाला चैप्टर भी अच्छे से करके जाना है, उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। पिछली बार आया हुआ है तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक है, और हम ये तो था आपका इवनिंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर भी जल्दी ही लेके आएंगे, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी के अच्छे मार्क्स आ सके। और इस चैनल पे आप बने रहो, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और किस और कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम जल्द ही है, अच्छे से पढ़ाई करो और साइंस जीवी के साथ बने रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।